गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बेटा यूटी बहुत अच्छा हुआ होगा आप सभी लोगों का। तो अभी तक बेटा हम लोगों ने मॉडल्स पढ़े थे एटॉमिक स्ट्रक्चर में, जिसमें वाटरमेलन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल, बोहर मॉडल, फिर बोहर मॉडल की लिमिटेशन थी हमारे पास कुछ। आज नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं बेटा हम लोग। तो बोहर मॉडल ने हमें बहुत कुछ सिखाया और बहुत सारे पॉइंट हमने वहाँ पे पढ़े। लेकिन बोहर मॉडल की सबसे बड़ी कमी क्या थी बेटा कि बोहर मॉडल जो था वो सर्कुलर ऑर्बिट के लिए एप्लीकेबल था, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए एप्लीकेबल था, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए एप्लीकेबल नहीं था। इसके अलावा जो बोहर मॉडल की कमियां थी वो जीमन इफेक्ट, स्टार्क इफेक्ट और शार्प स्पेक्ट्रा के बारे में हमें आइडिया नहीं देता था। अब बोहर मॉडल की कुछ कमियां थी, इसलिए एक नए मॉडल की ज़रूरत पड़ी जिसको हमने क्या बोला, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। ठीक है ना। तो कुछ डेवलपमेंट्स की गई पुराने मॉडल्स के अंदर जिनको हमने क्वांटम मैकेनिकल मॉडल बोला, और जो डेवलपमेंट्स की गई वो डिपेंड थी हमारे दो प्रिंसिपल्स के ऊपर। एक था ड्यूल बिहेवियर ऑफ मैटर और सेकंड था हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं ड्यूल बिहेवियर ऑफ मैटर क्या था। तो ड्यूल बिहेवियर क्या कहता है बेटा, 1924 में डी ब्रोगली ने बताया कि कोई भी मैटर हो वो ड्यूल बिहेवियर रखेगा, यानी उसका पार्टिकल नेचर भी होगा और वेव नेचर भी होगा। अब उसने ऐसा क्यों बोला, क्योंकि जब लाइट है तो लाइट के अंदर जो पार्टिकल प्रेजेंट है, ठीक है ना। अब लाइट का नेचर जो है, अब लाइट का पार्टिकल नेचर भी है और वेव नेचर भी है, ठीक है ना। तो डी ब्रोगली ने कहा कि जब लाइट का नेचर पार्टिकल भी है, वेव भी है, तो इलेक्ट्रॉन का नेचर भी, इलेक्ट्रॉन पार्टिकल तो है ही, इलेक्ट्रॉन का नेचर वेव नेचर भी होना चाहिए, यानी ड्यूल नेचर होना चाहिए। तो इसी को बेस बना के उसने एक प्रिंसिपल दिया कि बिल्कुल लाइट की तरह, जैसे लाइट का वेवलेंथ और मोमेंटम होता है, सेम उसी तरह से इलेक्ट्रॉन का भी वेवलेंथ और मोमेंटम होना चाहिए। वेवलेंथ मतलब वेव नेचर होना चाहिए, यानी पार्टिकल और वेव नेचर दोनों होने चाहिए। तो इसी प्रिंसिपल को बेस बना के डी ब्रोगली ने हमारे को एक फार्मूला दिया, लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई एम वी, कि जब भी कोई मास एम वी वेलोसिटी से घूमेगा, ठीक है ना, तो उसका नेचर जो है वो लैम्डा होगा, यानी वेव नेचर की तरह होगा। और यहीं से हमने निकाला काइनेटिक एनर्जी जो किसके इक्वल होगा, इक्वल टू लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई रूट टू काइनेटिक एनर्जी इनटू मास। क्लियर है बेटा यहाँ तक। तो उसके बाद हमें पता होना चाहिए कि हमें पता है कि जो मोमेंटम है, मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। मास इज़ द मास ऑफ पार्टिकल, वी इज़ द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। तो मोमेंटम क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया मेरे पास मास और वेलोसिटी का। तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो गया, एच बाई एम वी था, एम वी की वैल्यू मैंने पी पुट की, मोमेंटम यानी एच बाई पी। तो यहाँ से मुझे क्या सीखने को मिला कि किसी भी पार्टिकल का अगर मोमेंटम ज़्यादा होगा तो वेव लेंथ क्या होगी, कम होगी। अगर मोमेंटम कम हुआ तो वेव लेंथ क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो पार्टिकल नेचर इलेक्ट्रॉन का हमें कैसे पता चलता है, सिंटिलेशन से पता चलता है। भाई जब इलेक्ट्रॉन जिंक सल्फाइड स्क्रीन से टकराया था तो वहाँ पे क्या हो रहा था, एक स्पॉट प्रोड्यूस हो रहा था, ठीक है ना, यानी इलेक्ट्रॉन कोई पार्टिकल टकरा रहा है जिससे सिंटिलेशन, वहाँ पे एक चमक पैदा हो रही है, जिससे हमें पता चला इलेक्ट्रॉन का पार्टिकल नेचर है। अब वेव नेचर कैसे पता चला, भाई वेव नेचर हमें पता चलता है डिफ्रैक्शन पैटर्न से, फिजिक्स में पढ़ते हो आप। और डिफ्रैक्शन किसकी प्रॉपर्टी होती है, वेव की प्रॉपर्टी होती है। तो यहाँ से हमें कुछ चीज़ें सीखने को मिलती हैं कि कोई भी मैटर हो उसके साथ हमेशा वेव एसोसिएटेड होती है, चाहे मैटर, चाहे मैं भी क्यों ना हो या आप भी क्यों ना हो, उसके साथ क्या होगी, वेव नेचर एसोसिएटेड होगा। कैसे, अब डी ब्रोगली के प्रिंसिपल से हमें पता चला लैम्डा जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मास के। यहाँ से मुझे क्या पता चला कि मास अगर ज़्यादा है तो लैम्डा क्या है, कम, और अगर मास क्या होगा, कम होगा, तो लैम्डा क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है ना। अब इस प्रिंसिपल के बेस पे मैं सिग्निफिकेंस ऑफ डी ब्रोगली बता सकता हूँ। इसका सिग्निफिकेंस क्या होगा कि जो डी ब्रोगली रिलेशनशिप है वो मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के लिए एप्लीकेबल नहीं है, वो एप्लीकेबल है माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के लिए, जैसे इलेक्ट्रॉन्स के लिए। क्यों, क्योंकि डी ब्रोगली रिलेशन से मेरे पास जो मास है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है किसके, लैम्डा के। क्यों एप्लीकेबल नहीं है मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, क्योंकि मास जब ज़्यादा होगा तो लैम्डा की वैल्यू बहुत ही कम आएगी, इतनी कम आएगी कि उसको डिटेक्ट करना मुश्किल होगा हमारे लिए। तो जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उसका लैम्डा डिटेक्ट करना उतना ही मुश्किल हो जाएगा, इसलिए इनसिग्निफिकेंट होता है मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के लिए। लेकिन वहीं माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट यानी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स की बात की जाए, जैसे इलेक्ट्रॉन्स वगैरह की,
तो मास क्या होगा इलेक्ट्रॉन का, बहुत कम है, नेग्लिजिबल है। तो लैम्डा क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा, जिसको हम क्या कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं इजीली। इसीलिए इलेक्ट्रॉन, बोहर ने क्या बताया था, इलेक्ट्रॉन जो है वो सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है, लेकिन बोहर ये नहीं बता पाया था कि वो सर्कुलर ऑर्बिट में वेव की तरह घूम रहा है। यानी इलेक्ट्रॉन जो है सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर वो वेव की तरह इस तरह से घूमेगा, ठीक है ना, ये वो नहीं बता पाया था, जिसका आइडिया हमें डी ब्रोगली ने बाद में दिया। यहाँ आप इस डायग्राम से भी देख सकते हो, अगर मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट है तो कोई वेव जनरेट नहीं होगी, यानी मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के लिए इनसिग्निफिकेंट है हमारा वेव कैरेक्टर। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन एक छोटा पार्टिकल है जिसका मास नेग्लिजिबल है, तो वहाँ पे वेव जनरेट होंगी, यानी वेव कैरेक्टर जो होगा वो सिग्निफिकेंट होगा। किस केस में, माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के केस में। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद हमारे पास एक आर्टिकल आता है कि कन्फर्मेशन ऑफ डी ब्रोगली एक्सप्रेशन यूजिंग आइंस्टाइन इक्वेशन या प्लैंक क्वांटम थ्योरी एंड वेव थ्योरी ऑफ लाइट। अब वेव थ्योरी ऑफ लाइट से हमें क्या पता चला था कि E=mc², आइंस्टाइन इक्वेशन है, और दूसरी तरफ हमें ये भी पता है E=hµ होता है, और म्यू की वैल्यू क्या होती है फ्रीक्वेंसी की, c/λ। c इज़ द वेलोसिटी ऑफ लाइट, लैम्डा इज़ द वेवलेंथ। अगर इक्वेशन 1 और 3 को मैं कंबाइन करूँ तो मेरे पास क्या आया, mc² hc/λ, c to c कैंसिल, mc h/λ, लैम्डा h/mc। c इज़ द वेलोसिटी ओवर हियर, और मास इनटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट क्या होता है, मोमेंटम। तो मेरे पास लैम्डा इज इक्वल टू क्या आ गया, h/p। यानी आइंस्टाइन इक्वेशन से मैंने क्या निकाला, लाइट वाले नेचर से मैंने वेव नेचर निकाला, किसका, पार्टिकल का, ठीक है ना। तो बोहर थ्योरी एंड डी ब्रोगली कंसेप्ट से हमें क्या चीज़ क्लियर होती है, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट पॉइंट ये कहता है कि डी ब्रोगली के अकॉर्डिंग क्या था कि जो नेचर है इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस के चारों तरफ, वो कैसा होगा, वेव की तरह होगा सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर, ये पता होना चाहिए। जबकि बोहर ने क्या बताया था कि सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है इलेक्ट्रॉन, लेकिन कैसे घूम रहा है, वेव की तरह घूम रहा है। ये किसने आइडिया दिया था, डी ब्रोगली ने, ठीक है ना। अगर आप इलेक्ट्रॉन इज रिगार्डेड एज ए वेव, जब आप इलेक्ट्रॉन को वेव नेचर मान के चलोगे, तभी बोहर ने जो क्वांटम कंडीशन दी थी वो फुलफिल होगी। क्वांटम कंडीशन क्या थी बोहर की, कि बोहर उसी ऑर्बिट में घूमेगा जहाँ पे mvr = NH/2π होगा। अब इसको प्रूव करते हैं। अगर रेडियस किसी सर्कुलर ऑर्बिट की r है और सरकमफ्रेंस 2πr है, तो आपके पास क्या होगा, बोहर के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में घूमेगा जहाँ पे mvr = NH/2π होगा। अब अगर मैं 2π को यहाँ ले जाऊँ तो 2πr = NH/mv, ठीक है ना। और h/mv क्या होता है, मोमेंट, सॉरी मेरे पास n.h, mv क्या होता है, मोमेंटम, उसकी वैल्यू रख दी। तो मेरे पास 2πr = n.h/p आ गया, यानी 2πr = n.h/p किसके इक्वल होता है, लैम्डा के। अब इस इक्वेशन से आपको क्या सीखने को मिल रहा है कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन nth ऑर्बिट में 2πr के सरकमफ्रेंस में घूम रहा होगा, तो उसका नेचर कैसा होगा, लैम्डा होगा, यानी वेव नेचर होगा। तो यहाँ से भी मुझे प्रूव हो गया कि बोहर के फार्मूले से ही कि इलेक्ट्रॉन जो है एक फिक्स ऑर्बिट में ही क्यों घूम रहा है, लेकिन फिक्स ऑर्बिट में कैसे घूम रहा है, वेव नेचर की तरह, जो मैंने आइंस्टाइन वाली इक्वेशन से कैलकुलेट किया। और यहाँ पे ये बताया कि n ऑर्बिट में घूमने वाला इलेक्ट्रॉन का नेचर वेव नेचर है। क्यों है वेव नेचर, क्योंकि हमारे पास ये फार्मूला सब कुछ बता रहा है यहाँ पे कि 2πr = n.λ। सिमिलरली आपको पता होना चाहिए कुछ न्यूमेरिकल्स, कहते हैं कि कैलकुलेट द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद क्रिकेट बॉल ऑफ मास 150 ग्राम ट्रैवलिंग विद ए वेलोसिटी ऑफ 2.5 मीटर पर सेकेंड। कोई क्रिकेट की बॉल है जिसका मास इतना है और वेलोसिटी इतनी दी हुई है, कहते हैं वेवलेंथ कितनी होगी। तो सिंपल है, लैम्डा = h/mv। h क्या होता है, प्लैंक कांस्टेंट, वैल्यू पुट कर दीजिए। मास कितना है, 150, क्या दिया हुआ है, ग्राम, केजी में कन्वर्ट कर लीजिए 1000 से डिवाइड करके, इनटू वेलोसिटी आपको दी हुई है 225 मीटर पर सेकेंड। तो वेवलेंथ एसोसिएटेड कितनी आ जाएगी, 1.766 × 10⁻34 मीटर। सिमिलरली second numerical, if the kinetic energy of electron is 2.5 × 10⁻24 जूल, कैलकुलेट डी ब्रोगली वेवलेंथ। अब काइनेटिक एनर्जी मुझे पता है किसके इक्वल होती है, ½ mv²। तो वेलोसिटी यहाँ से निकाल लीजिए, √2 काइनेटिक एनर्जी बाई m। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, 9.1 × 10⁻31, ठीक है ना, यही तो है मेरे पास। तो यहाँ से वेलोसिटी निकाल लीजिए, कितना है,
2 इंटू काइनेटिक एनर्जी आपको दी हुई है 2.5 इंटू 10⁻24 जूल डिवाइडेड बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31 kg, और पूरे का पावर कितना है हाफ। तो वेलोसिटी मेरे पास आ गया 2.34 इंटू 10⁻3 मीटर पर सेकेंड। अब मुझे सिंपली डी ब्रोगली इक्वेशन लगानी है, लैम्डा इक्वल टू एच बाई एम बी। एच की वैल्यू प्लैंक कांस्टेंट आपको दी होगी न्यूमेरिकल्स में, नहीं दी होगी तो आपको पता होना चाहिए 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। मास हमें पता है इलेक्ट्रॉन का, वेलोसिटी हमने कैलकुलेट कर लिया, तो लैम्डा निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा 311.1 नैनोमीटर। तो बहुत से कुछ गलतियां हो गई थी कि जो गलतियां हुई थी उस मॉडल को सुधारने के लिए बाद में डी ब्रोगली ने अपना प्रिंसिपल दिया, ठीक है ना, कि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट के अंदर घूम रहा है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन जिस ऑर्बिट में घूमेगा उसका नेचर कैसा होगा, वेव नेचर होगा। और ये प्रिंसिपल एप्लीकेबल है माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के लिए, ना कि मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के लिए क्यों एप्लीकेबल है, क्योंकि मास कब होगा तो वेव नेचर क्या होगा, लैम्डा क्या होगा, ज़्यादा होगा, वहाँ पे कैलकुलेट करना आसान हो जाएगा। लेकिन मास जितना ज़्यादा होगा उसका वेव नेचर कैलकुलेट करना उतना ही मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। तो ये था हमारा डी ब्रोगली प्रिंसिपल। कल हम लोग बेटा करेंगे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है बेटा, थोड़ा मेहनत करो। काफ़ी सारे बच्चों के नंबर्स कुछ कम आए हैं, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है मैक्सिमम बच्चों ने, लेकिन जिन बच्चों के कम आए हैं वो मेहनत करो कि अगली बार हम लोग 30/30 लें। थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच।